बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिस आपी लंदन से वापस आनी थी। ये खबर सुनकर मैं बेइंतहा खुश थी। तकरीबन 14 बरस बाद मेरी बहन वापस वतन लौट रही थी। बाजी की बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी। हम दोनों बहनों में उम्रों का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। बाजी मुझसे 8 बरस बड़ी थी। मैं तब छोटी सी थी जब उनकी शादी हो गई और वो हमसे बहुत दूर चली गई थी। बाजी हमारे साथ फ़ोन पर भी बहुत कम कम ही बात किया करती थी। वो हमें बताती थी कि बाहर की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। यहाँ इंसान बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अपने काम सर अंजाम देता है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाता है। अब्बू का इंतकाल हो गया, तब भी बाजी वापस नहीं आ सकी थी। उन्हें सीट ही नहीं मिल रही थी। जब अब्बू के इंतकाल को 2 हफ्ते गुजर गए, तब कहीं जाकर उन्हें सीट मिली थी और तब वो कहने लगी कि अम्मी, अब वापस आकर क्या करूंगी? अब्बू का चेहरा तो देख नहीं पाऊंगी, ना ही उनकी प्यारी प्यारी बातें को सुन सकूंगी। मट्टी की ढेरी है जो पाकिस्तान में पड़ी हुई है, तो ये समझ लें कि मैंने भी अपने दिल में अब्बू की कब्र बना ली है। अम्मी बहुत रोई थी। वो कहने लगी, नरगिस, तू एक बार वापस आ जा। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे वापस आने से पहले मैं भी मर जाऊं, तब तुम क्या करोगी? नरगिस बाजी ने अम्मी से वादा किया था कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगी, मगर यूं ही वक्त गुजरता गया था। उन्होंने तो आने का सोचा ही नहीं था। अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि बाहर की दुनिया की जिंदगी बहुत चकाचौंध है, नरगिस का दिल ही नहीं करता वापस पाकिस्तान आने को। तब मैं अम्मी को समझाया करती थी कि आप बिला वजह बाजी से बदगुमानी मत पालें। ये भी तो हो सकता है कि कोई मजबूरी हो जो उन्हें वापस ना आने देती हो। अम्मी ने एक दिन नरगिस बाजी से फ़ोन पर झगड़ा किया कि तुम आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, तुम खुश रहो अपने शौहर के साथ। तब बाजी कहने लगी, अम्मी, आपने तो मेरी शादी बहुत ही जल्दी कर दी थी। मुझे तो अपनी तालीम भी मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया था आपने। ये तो अच्छा है कि मेरा शौहर बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने यहाँ मेरी तालीम मुकम्मल करवाई है। मैंने आपसे ये बात इसलिए नहीं की क्योंकि फिर आप एतराज़ करती कि पढ़ाई को गोली मारो और अपने घर पर तवज्जो दो, घर बनाओ। अब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है तो मुझे एक बहुत बड़े अस्पताल से नर्सिंग की जॉब की ऑफ़र हुई है। मैं बेइंतहा खुश हूँ। मेरी जॉब लग जाए तो मैं थोड़ा बहुत काम सीख लूँ, फिर छुट्टी लेकर वापस आ जाऊंगी। अम्मी ने ये बातें सुनी तो सारा दिन खुशी से मुस्कुराती रही थी। मोहल्ले की एक एक औरत को उन्होंने अपनी बेटी की कामयाबी के मुतालिक बताया था। ये कोई छोटी बात थी क्या कि मेरी बहन लंदन में नर्स बन चुकी थी? यूं ही वक्त बीतता गया और बाजी वापस ना आ सकी थी। अब उन्होंने पूरे 14 बरस बाद वापस आने की बात बताई थी। मैं और अम्मी तो हवाओं में उड़ रही थी। हमने अपने घर की सफाई सुथराई शुरू कर दी थी, नया पेंट करवाया, नई बेडशीट्स ली और जिन भी चीज़ों की मरम्मत होने वाली थी वो करवाई थी। सब कुछ बहुत बेहतरीन कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद बाजी वतन वापस आ चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि जब बाजी आएंगी तो मैं उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारूंगी, उनके साथ अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करूंगी। मुझे शुरू ही से बहन की कमी बहुत महसूस होती थी। बाजी जब घर वापस आई तो हमारे साथ बहुत मोहब्बत से मिली थी। मैं तो बाजी को देखकर ही दंग रह गई थी। वो इतनी हसीन लग रही थी कि कोई हद नहीं। उनका चेहरा खिलते गुलाब जैसा था। ऐसा लगता था कि उनकी उम्र तो बस 18 बरस पर ही रुक गई थी, वो तो आगे बढ़ी ही नहीं थी। बाजी नहा धोकर सोने के लिए चली गई थी, जबकि मैं और अम्मी तो उनकी बातें करने में मसरूफ हो चुकी थी। हम दोनों बाजी की शान में कसीदे पढ़ने में मसरूफ थी। शाम में बाजी सोकर उठी तो मैं झट से उनके कमरे में जाकर घुस गई थी, जबकि बाजी अपने मोबाइल पर मसरूफ थी और मैं उनसे बात करने के लिए तड़प रही थी। मगर बाजी तो मोबाइल से नजरें हटाना ही भूल गई थी। तब मैंने चिढ़कर उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लिया और बोली, बाजी, इस खिलौने को छोड़ भी दें, मैं कब से आकर आपके पास बैठी हुई हूँ। बाजी ने जब मेरे हाथ में अपना फ़ोन देखा तो वो तड़प कर रह गई थी। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने वापस अपना मोबाइल मुझसे छीन लिया और निहायत करख्तगी से बोली, ये क्या बेहुदा हरकत है निमरा? मैं इसीलिए तो पाकिस्तान नहीं आती थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के लोगों में तहजीब नाम की कोई शय ही नहीं है। यहाँ सबके सब जाहिल है। तुम जानती नहीं हो, लंदन में कोई ऐसी हरकत करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूं, मगर तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रही हूँ। मैं तो बाजी की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। हितक की वजह से मेरे रुखसार सुर्ख हो गए थे, आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो मैं जल्दी से वहां से उठकर बाहर आ गई थी। अम्मी किचन में बाजी के लिए खाने का एहतमाम कर रही थी। मैं भी वहीं चली गई थी और अम्मी के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी मुतफक्किर होकर बोली, क्या बात है निमरा, तुम ये रो क्यों रही हो? मैंने अम्मी को सारा वाकया बता दिया तो वो भी हैरान रह गई थी। कहने लगी, मुझे नरगिस से इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। मैं रोती चली जा रही थी और बोली, अम्मी, आपकी क्लास लेने से क्या हो जाएगा? मेरी जो बेइज्जती होना थी वो तो हो गई है ना। अम्मी कहने लगी, ऐसी भी बात नहीं है। नरगिस को उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगी तो वो यकीनन अपने किए पर शर्मिंदा हो जाएगी और तुमसे माजरत भी करेगी। मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई थी। यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो मैं कमरे से बाहर आ गई। अम्मी और बाजी सहन में बैठी गुफ्तगू कर रही थी। चूंकि मैं बाजी से खफा थी इसलिए दूर ही जाकर बैठ गई थी। मेरा ध्यान अम्मी और बाजी की गुफ्तगू पर था। बाजी कहने लगी, अम्मी, आप मुझे कोई तिजोरी दे दें, मैं अपने जेवरात उसमें रखना चाहती हूँ। अम्मी मुस्कुरा कर बोली, नरगिस, अभी तुम यहाँ नई नई आई हो, इसीलिए अपने सोने के जेवरात खूब पहना करो,
सबको पता चले कि मेरी बेटी कितनी खुशहाल है। नरगिस बाजी अम्मी की बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, अम्मी, जेवरात से भी किसी का पता चलता है क्या कि वो खुशहाल है या नहीं? ये तो बहुत ही अजीब किस्म की सोच हुई। और आपको सच बताऊं, मैं सोना पहनती ही नहीं हूँ। मैं तो हीरे की ज्वेलरी पहनती हूँ। और यहाँ की अनपढ़ औरतों को क्या इल्म के हीरे की क्या कीमत है। अम्मी चुप कर गई थी, फिर कहने लगी, अच्छा अब खाना लगा दूं, भूख तो लग गई होगी तुम्हें। बाजी ने इजाज़त दे दी तो अम्मी किचन में चली गई थी। मैं भी उनके पीछे ही गई थी ताकि अम्मी की मदद कर सकती। मैंने मुंह फुलाकर कहा, अम्मी, मैं तो इंतज़ार ही करती रह गई कि बाजी मुझसे आकर अपने रवैये की माजरत करेंगी, मगर वो तो आई नहीं। अम्मी के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी, निमरा, अभी तुम अपनी बहन से ऐसी किसी चीज़ की तवक्को मत करो। तुम्हारी बहन परदेश काट कर आई है, वहाँ पर उसके पास सगे रिश्ते नहीं थे, तो नरगिस भूल ही गई है कि सगे रिश्तों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और वो तो हम सबको जाहिल समझती है। उसे लगता है कि वो लंदन से आई है तो कोई बहुत ही आला चीज़ बन गई है। हम सब उसके लिए हकीर है, मगर तुम फिक्र न करो, मोहब्बत और प्यार सब कुछ बदल देता है। हम दोनों मिलकर नरगिस का बहुत ख्याल रखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अम्मी की बातें समझ गई थी। मैंने अम्मी के साथ वादा किया था कि मैं बाजी का बहुत ख्याल रखूंगी। हम सब मिलकर खाना खाने लगे तो मैंने महसूस किया था कि बाजी मुझे हर चीज़ में टोक रही थी कि तुम खाना ठीक से नहीं खा रही। फिर एकदम से बोली, निमरा, तुम्हारी तालीम क्या है? मैं बोली, बाजी, मैंने बीए के इम्तहानात दे रखे हैं। बाजी तमस्खुराना अंदाज में बोली, मगर हरकतों से तो तुम चिट्टी अनपढ़ लगती हो। बाजी की बातें सुनकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था। अम्मी बात बदलने को बोली, नरगिस, तुम पिछले 14 बरस से लंदन में रह रही हो। तुमसे इतना ना हुआ कि अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता ही देख लेती? बाजी हंसने लगी और बोली, अम्मी, मुझे तो माफ़ ही रखें इस चीज़ से। खुद ही सोचें कि आपकी बेटी लंदन में ब्याही जाने के काबिल है। वहाँ तो मेरी नाक कट जाएगी अगर इसकी शादी कर दी तो। मैं चुपचाप वहाँ से उठ गई थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा था। मैं नरगिस बाजी की वापसी के मुतालिक सोचकर किस कदर खुश थी, मगर उन्होंने तो एक ही दिन में मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। खैर, मैं रात तक अपने कमरे में ही रही थी। फिर प्यास लगी तो उठकर बाहर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि आधी रात के वक्त बाजी किसी के साथ फ़ोन पर मसरूफ़ थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। शायद इस बात की तसल्ली कर रही थी कि वहाँ कोई मौजूद तो नहीं है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि बाजी अपने शौहर के साथ बात कर रही हो, मगर वो तो किसी खुरम का नाम ले रही थी, जबकि बाजी के शौहर का नाम तो जीशान था। वो इंग्लिश में तेज़ तेज़ बोल रही थी और कह रही थी कि खुरम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। बाजी की बातें सुनकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या बाजी अपने शौहर को धोखा दे रही थी? मैंने तो यही सुन रखा था कि मगरिबी तहजीब ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को अपने रंग में रंग लेती है। मुझे जीशान भाई के लिए अफसोस होने लगा था कि उन्होंने किस तरह बाजी को पढ़ाया लिखाया और अब वो ये सब कर रही हैं। सुबह हुई तो मोहल्ले की बहुत सी औरतें बाजी से मिलने के लिए आ गई थी। बाजी उनको देखकर नाक मुंह चढ़ाती रही थी। एक एक औरत बाजी के पास बैठ जाती और कभी अपने कमर की दर्द की शिकायत करने लगती तो कभी बाजी से कहती कि मेरे पट्टे कमज़ोर हैं, कोई दवा लिख दो। बाजी साफ इनकार कर देती और कहती कि मैं मुकम्मल मुआयने के बगैर कोई दवा लिख कर नहीं दे सकती। अम्मी बाजी से कहती, नरगिस, लिख दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा, इतना होगा कि किसी का भला ही हो जाएगा। अब हर रोज़ बड़ी तादाद में औरतें बाजी के पास आने लगी थी। हर कोई अपने इलाज की गर्ज से ही आता था। हमारी सादा लो औरतों के लिए ये बायस फ़ख्र बात थी कि लंदन से आई हुई नर्स उनका इलाज करे। बाजी ने जब अपनी बढ़ती हुई मांग देखी तो वो बहुत ही मगरूर सी हो गई थी। अम्मी से कहने लगी कि क्यों ना मैं यहाँ अपना छोटा मोटा क्लिनिक ही खोल लूँ, बेचारी औरतों की मदद हो जाएगी। अम्मी ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, हाँ नरगिस, बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा ही करो। तब मैं बोल पड़ी कि बाजी, आप तो लंदन में महज एक नर्स थी, आप कौन सा डॉक्टर थी जो किसी का यहाँ पर इलाज करेंगी। मेरी बात सुनकर बाजी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम्हें क्या इल्म कि यहाँ का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लंदन की नर्स के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम तो जाहिल की जाहिल ही रहोगी। तालीम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इतनी बेइज्जती के बाद मैं चुप कर गई थी। मुझे सच में अपना आप बहुत हकीर महसूस होने लगा था। अब तो ऐसा ही लगता था कि शायद मैं वाकई कोई बहुत ही गई गुजरी सी इंसान हूँ जिसे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। बाजी ने घर की बैठक में ही अपना क्लिनिक खोल लिया था। जब मोहल्ले की औरतों को इस बात का इल्म हुआ तो वो जौक दर जौक बाजी के पास अपने इलाज के लिए आने लगी थी, मगर जैसे ही उन्हें फ़ीस के मुतालिक पता चलता तो वो दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेती थी। बाजी ने चेकअप की फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी थी, मगर फिर भी हर औरत को यही जुनून था कि वो लंदन के डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हैं। अब हमारे घर में हर वक्त औरतों की लाइन लगी रहती थी। एक एक औरत जाकर अपना चेकअप बाजी से करा लिया करती थी। जबकि लाइन में लगी औरतें आपस में बातें कर रही होती तो मेरे कान में भी उनकी गुफ्तगू पड़ जाया करती थी। एक औरत कहती, मैंने तो इस बार लॉन के सूट ही नहीं लिए। मैंने सोचा कि पिछले साल के कपड़ों में ही गुजारा कर लूँगी, मगर नरगिस से अपना इलाज ज़रूर करवाऊंगी। तो दूसरी फ़ख्र से ये कहती कि इस बार मैंने घर में राशन आधा डलवाया है
क्योंकि सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता ना। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर मुतवस्सित तबका आबाद था। सब लोगों का बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ करता था। अब्बू के इंतकाल के बाद हमने भी बड़ी तंगी देखी थी, इसलिए मुझे उन औरतों के हालात का बखूबी अंदाज़ा था। शाम में जब रश ख़त्म हो गया तो मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, अम्मी, आप बाजी से क्यों नहीं कहती कि वो अपनी फ़ीस कम कर दें? वो कौन सा मुकम्मल डॉक्टर है, महज एक नर्स ही तो है, फिर इस कदर फ़ीस क्यों ले रही हैं? अम्मी मुझे घूर कर बोली, तुम अपना मुंह बंद रखा करो, फिर बिला वजह नरगिस से अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो। नरगिस अगर नर्स है तो क्या हुआ? तुमने देखा नहीं, जो भी उससे इलाज करवा कर जाता है दुआएं ही देकर जाता है। तुम्हारी बहन के हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। फिर ये भी तो देखो ना कि नरगिस सारा सारा दिन अपना सर खपाती रहती है। मेरी बच्ची को तो आराम मुयस्सर ही नहीं आता। अब वो अपनी मर्जी की फीस भी ना ले तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। अम्मी की आंखों पर उनकी बेटी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। खैर, मैं अब चुप ही रहती थी। मुझे बाजी बड़ी अजीब सी महसूस होती थी। वो सारा सारा दिन खोई खोई सी रहती थी। रात के वक्त उनको अक्सर मैंने रोते हुए देखा था। वो फ़ोन पर किसी लड़के के साथ बात करते हुए रोती रहती थी। मैं चाहती थी कि बाजी के पास जाकर उनकी दिलजोई कर सकूं, उनसे पूछ सकूं कि उनको क्या चीज़ परेशान करती है, मगर बाजी ने हम दोनों के दरमियान इतना फासला पैदा कर दिया था कि मैं चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। बाजी तो यहाँ आकर सेट हो गई थी। उन्होंने वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। बाजी अपने पैसे जोड़ जोड़ कर रखती थी। उन्होंने कभी घर के राशन के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया था। हमारे घर के हालात जैसे थे वैसे ही थे। हमारा गुजर बसर अब्बू की दुकान के किराए पर हो रहा था। बाजी बाजार जाती तो अपने लिए ढेरों कपड़े और जूते लेकर आती थी, मगर कभी वो मेरी या अम्मी के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। मैं अम्मी से शिकवा करती तो वो हंस दिया करती और कहती, तुम्हारी बहन जरा कंजूस सी है। अब अगर उसे खुद से एहसास नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। आज भी हमारे सहन में औरतों की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी एक बुरके वाली औरत आई थी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। वो कहने लगी, यहाँ पर कोई नरगिस नामी औरत रहती है क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, तुम मुझे नरगिस के पास ले चलो। मैं बोली, आप देर से आई हैं, उसूलन आपको भी लाइन में लग जाना चाहिए। वो औरत कहने लगी, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं सकती, इसलिए जल्द अज जल्द नरगिस से मिलना चाहती हूँ। मैं शशोपंज में मुब्तला थी। तब अम्मी आगे बढ़ी तो वो कहने लगी, निम्रा, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, जैसे ही मरीज़ा अपना चेकअप करवा कर बाहर निकलती है फिर मैं आपको अंदर भेज दूंगी। उसने सर हिला दिया था। मैं ये सोचने लगी थी कि ये खातून बहुत बूढ़ी हो चुकी है, मगर फिर भी अभी तक मुकम्मल पर्दा करती है। उनके चेहरे पर भी नकाब था। खैर, वो औरत अपना चेकअप करवा कर बाहर निकल आई तो मैं उस बुढ़िया को अंदर ले गई थी। बाजी कहने लगी, जी आपके साथ क्या मसला है? बाजी उस औरत के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस पलटी थी, मगर मुझे महसूस हुआ था जैसे उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे का नकाब पलट दिया था और बाजी खुशी से चीख उठी थी। तुम यहाँ? मैंने मुड़कर देखा, पर तब तक वो औरत अपने चेहरे पर वापस नकाब गिरा चुकी थी। बाजी बोली, निम्रा, आज जितनी भी औरतें चेकअप के लिए आई हैं उन्हें वापस भेज दो, और हाँ, अम्मी या तुम अब इस कमरे में मत आना। फिर बाजी उठी और कहने लगी, तुम बाहर चली जाओ ताकि मैं कुंडी लगा सकूं। मैंने कंधे उचका दिए। बाजी का रवैया ऐसा ही था, धूप छांव जैसा। मैं जैसे ही बाहर निकली तो कुंडी लगने की आवाज़ आई थी। मैंने बाहर बैठी औरतों से कह दिया कि बाजी आपको आज चेक नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप चली जाएं। मेरी बात सुनकर सभी औरतें गुस्सा होने लगी थी। वो बोली, हम अपने घरों के कामकाज छोड़कर कब से आई बैठी हैं, अब ये तो गलत बात है कि चेकअप के बगैर ही वापस चली जाए। मैं बोली, मैं आप सबसे माजरत करती हूँ, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझसे बाजी ने जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही किया है। वो सब औरतें नाराज सी होकर वापस चली गई थी। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई तो अम्मी कहने लगी, मैं तो उस औरत को नहीं पहचानती। ये है कौन जिसके आते ही नरगिस ने सबको वापस भेज दिया? तुम बैठो, मैं उस औरत के साथ जरा जान पहचान करके आती हूँ। अम्मी इतना कहकर अभी उठी ही थी कि मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें फिर से बिठा दिया था और उन्हें बाजी के हुक्मनामे के मुतालिक भी बता दिया था। अम्मी कहने लगी, एक तो मुझे इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बुढ़िया बाजी के कमरे से निकल आई थी। वो हमसे कोई बात किए बिना ही घर से बाहर चली गई थी। अम्मी कहने लगी, मैं नरगिस से पूछ कर आती हूँ, आखिर ये थी कौन? अम्मी बाजी के कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई थी। वो कहने लगी, निम्रा, तेरी बाजी तो गधे घोड़े बेचकर सो रही है। बेचारी आज बहुत दिनों बाद आराम कर रही है। शाम में बाजी जब सोकर उठी तो हैरत अंगेज तौर पर उनका मूड बहुत अच्छा था। वो कहने लगी, निम्रा, मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ हम एक बार भी साथ बाहर नहीं गए। तुम और अम्मी तैयार हो जाओ, हम मिलकर बाहर खाना खाएंगे और शॉपिंग करेंगे। मुझे तो बाजी की बात सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर, मैं और अम्मी बड़ी खुश हो गई थी। बाजी के साथ पहली बार बाहर जाने का मौका मिला था। वो बहुत खुशगवार मूड में थी। वापसी पर उन्होंने मुझे और अम्मी को 2-2 सूट भी दिलवा दिए थे। अम्मी मेरे कान में कहने लगी, आज तो मुझे खैर नहीं लग रही। वो ये बात बाजी के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखती थी, क्योंकि वो भी मेरी तरह उनसे बहुत डरती थी। अगले दिन फिर से बाजी का मिजाज अजीब सा हो गया था। वो चिड़चिड़ी हो गई थी
बाजी अपने क्लिनिक में जाकर घुस गई थी। मरीज औरतों के आने का सिलसिला जारी था। फिर से वही बुढ़िया हमारे घर आई, चुकल आई थी। उसने बाजी से मिलने की जिद की तो मैं बाजी के पास ले गई। बाजी ने बाकी मरीज औरतों को चेक करने से इनकार कर दिया था और उस बुढ़िया के साथ कमरा बंद करके बैठ गई थी। फिर वो वापस चली गई तो बाजी आराम से सोती रह गई थी। शाम में जब वो उठी तो फिर से बड़ी खुश थी। अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा था। एक दिन अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, निम्रा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। न जाने ये बूढ़ी औरत कौन है जो हमसे चेहरा छुपा कर रखती है और फिर इसके आते ही नरगिस बाकी औरतों को चेक करने से इनकार कर देती है। ये भी तो सोचने की बात है कि वो इस बुढ़िया को चेक करने से पहले अंदर कुंडी क्यों लगा लेती है। चलो ये भी माना, लेकिन फिर वो सोई रहती है और जब सोकर उठती है तो बहुत खुशगवार मूड में होती है। ये सब बहुत अजीब है। हमें इस बुढ़िया की असलियत को मालूम करना चाहिए। मैं बोली, अम्मी आप फिक्र मत करें, कल वो जब आएगी तो क्लिनिक की खिड़की से सब कुछ छुप कर देख लूंगी। अम्मी भी मुतमईन हो गई थी और हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बुढ़िया हमारे घर फिर से आ गई थी। मैं उसे क्लिनिक में छोड़ आई थी। बाकी औरतों को वापस भेज दिया और मैं खिड़की में छुप कर अंदर का मंजर देखने लगी थी। उस औरत का मुंह दूसरी जानिब था, इसलिए बावजूद इसके कि उसने अपना निकाब उतार दिया था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। उसने अपने पर्स से एक गोली निकालकर बाजी की जाने बढ़ा दी थी और बाजी वो देखकर थर थर कांपने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर भी कुछ कहे बिना ही बाजी ने वो गोली खा ली थी। थोड़ी देर में बाजी गहरी नींद सो चुकी थी। तब उस औरत ने अपने पर्स से इंजेक्शन निकाले और बाजी को लगाने लगी थी। फिर बाजी के पैरों के पास बैठकर मसाज करने लगी। यूं ही वो 1 घंटा करती रही और फिर उठकर चली गई। मैं जल्दी से कमरे में आई और दवा का नाम पढ़ा, मगर उसका इस्तेमाल समझ में नहीं आया था। मैंने गूगल से पढ़ा तो सर चकरा कर रह गया था। अम्मी ने मुझसे पूछा, निम्रा तुम ये सब क्या कर रही हो? तो मैंने सारी बात तफसील से अम्मी को भी बता दी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अब हम दोनों को बाजी के उठने का इंतजार था। वो सोकर उठी तो कदरे हशाश बशाश थी। हमारे पास आकर बैठ गई। अम्मी की जानिब देखकर बोली, अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको क्या हुआ है, रो क्यों रही है? अम्मी ने दवा बाजी के सामने लहरा दी थी और कहने लगी, नरगिस ये क्या है? बाजी के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी के गले लग गई और बोली, अम्मी आपकी बेटी जमाने की ठोकरें सह सह कर ऐसी हो गई है। अम्मी आपने मेरी शादी इतनी कम उम्र में क्यों कर दी थी? आपको लगा कि अगर मेरी शादी बैरून मुल्क में हो जाएगी तो मैं ऐश करूंगी? अम्मी मैं तो अजाब झेल कर आई हूँ। आपको तो जीशान के घर वालों ने बताया था कि वो इकलौता है, मगर ऐसा नहीं था। वो 3 भाई और 4 बहनें थे। दड़बे जितने घर में रहते थे। वो मुझे यहाँ से मुलाजमा बना कर ले गए थे। मैं अपने सास ससुर समेत नंदों और देवरों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर भी जीशान मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसकी बहुत सी सहेलियां थीं जिनके साथ वो वक्त गुजारी किया करता था। मुझे मारा पीटा जाता था। खाना मैं पकाती थी, मगर मुझे पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता था। इतने सालों में मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया था और फिर मुझे एक ओल्ड हाउस में जॉब दिलवा दी गई, जहां मैं बूढ़े मरीजों का ख्याल रखा करती थी और फिर घर आकर वापस सारा काम भी किया करती थी। मुझे मेरी तनख्वाह में से भी 1 रुपया नहीं दिया जाता था। अम्मी अब्बू की वफात पर उन लोगों ने मुझे वापस नहीं आने दिया। हम जब भी फोन पर बात किया करती थी तो मेरी सास मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती थी और स्पीकर भी ऑन कर दिया करती थी, इसलिए मैं कभी आपसे दिल की बात नहीं कर पाई। अम्मी अब मैं जहनी मरीजा बन गई थी। मेरा इलाज चल रहा था। मैं डॉक्टर खुर्रम के पास जाती थी। उन्हीं से कहलवा कर मैं पाकिस्तान वापस आ गई हूँ। मेरे ससुराल वालों को तो ये इल्म ही नहीं है कि मैं वापस आ गई हूँ। डॉक्टर खुर्रम हर वक्त मुझे फ़ोन करके वापस बुलाते थे ताकि मेरा इलाज हो सकता, मगर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मुझे लंदन के नाम से ही नफरत हो गई है। ये बूढ़ी औरत दरअसल एक अंग्रेज़ औरत है। ये अपने किसी काम से पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर खुर्रम ने मेरी अद्वियात देकर इसको मेरे पास भेजा है। ये मेरा इलाज करने आती है। अम्मी मैं नर्स नहीं हूँ, बस पैसे की लालच में इनका इलाज करती हूँ। मुझे 1-1 रुपए का मोहताज रखा गया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत दौलत हो। अम्मी मैं तो अपनी सगी बहन निम्रा से भी हसद करती हूँ, क्योंकि वो आपके पास रहकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है, जबकि मैं परदेश में जलीलो ख्वार होती रही हूँ। मैं और अम्मी बाजी की बातें सुनकर रोने लगी थी। मुझे आज पता चला था कि बाजी बेचारी किन हालात से गुजरी थी। उन्होंने बहुत दुख दर्द सहे थे, जभी तो वो ऐसी हो गई थी। हमने बाजी का क्लिनिक बंद कर दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हो गया। अब हम बाजी का इलाज करवा रहे हैं। वो बेहतरी की जानिब गामजन है, मगर मैं अक्सर सोचती हूँ कि दूसरों पर जुल्म करने से पहले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो अल्लाह के हुजूर क्या मुंह दिखाएंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।